गुड मॉर्निंग क्लास। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के लिए आपके दो सिद्धांत जानना ज़रूरी है। उसके बारे में हम विस्तृत से अध्ययन बाद में करेंगे। उससे पहले आप कुछ अवधारणाएं हैं, टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता का, एवरेज यूटिलिटी जिसको हम औसत उपयोगिता कहते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी एमयू सीमांत उपयोगिता के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किसी भी वस्तु व सेवा का हम उपभोग इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ संतुष्टि या तुष्टि प्राप्त करें। अगर किसी एक वस्तु की अनेक इकाइयाँ या किसी दो से अधिक वस्तुओं के संयोग की इकाइयाँ हम उपभोग करते हैं और निरंतर उपभोग करते हैं एक समय काल में, तो जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। यानी कि एक वस्तु की इकाइयाँ या दो से अधिक वस्तु के संयोगों की इकाइयाँ जब हम उपभोग करते हैं, उससे प्राप्त जो उपयोगिता होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। इसी प्रकार से अगर कुल उपयोगिता को हम जितनी इकाइयाँ वस्तु की हमने उपभोग करी है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो x है, उसका अगर हम भाग देते थे तो हमें क्या प्राप्त होती है? औसत उपयोगिता। कुल उपयोगिता का भाग अगर हम किससे देते हैं? कुल इकाइयों की संख्या से अगर हम देते हैं, सपोज वस्तु A है, उसकी हमने 10 इकाइयाँ उपभोग करी है, तो टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय 10, इधर x क्या है? 10 के बराबर है, वो क्या कहलाएगा? आपका औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, सीमांत का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, सीमांत की जो अवधारणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारी जो बेसिक जो लॉजिक है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की, वो मार्जिनल के ही कॉन्सेप्ट से, सीमांत की अवधारणा से ही आपको मालूम पड़ता है या उसकी विश्लेषण होती है। तो देखिए, अगर हम 10 इकाइयाँ किसी वस्तु की उपभोग करते हैं तो 10 इकाइयों से प्राप्त जो कुल उपयोगिता होगी, उससे अगर हम 9 इकाइयाँ उपभोग करने पर जो उपयोगिता कुल प्राप्त हुई थी उससे माइनस कर देते हैं, तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी एक अतिरिक्त इकाई किसी वस्तु की उपभोग करने पर हमारे को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर n इकाइयाँ हमने उपभोग करी है, तो nth इकाई की जो टोटल उपयोगिता को अगर हम TUN कह रहे हैं, उसको अगर हम माइनस कर देते हैं n-1 इकाई की कुल उपयोगिता से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? सीमांत उपयोगिता। यानी अगर आपने 10 इकाइयाँ उपभोग करी है, उससे जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है उसको अगर हम 9 इकाइयों के कुल उपयोगिता उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देखिए, इन तीनों का आप डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। आप डेफिनेशन लिख लीजिए आप पहले, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का। आप लिखिए कुल उपयोगिता, TU, कुल उपयोगिता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से परिणाम स्वरूप जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है।
आपको जैसे मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि यूटिलिटी को हम किस इकाई में नापते हैं, यूटिल में नापते हैं। तो अगर टोटल यूटिलिटी अगर आपको प्राप्त करनी है तो एक ही समय अवधि में अगर आपने निरंतर किसी भी वस्तु या एक से अधिक वस्तु के संयोगों की इकाइयाँ आपने उपभोग करी है, उससे जो प्राप्त उपयोगिता होगी उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसके पश्चात एवरेज यूटिलिटी या औसत यूटिलिटी क्या होती है, आप लिखिए। कुल उपयोगिता को उपभोग की गई कुल उपयोगिता को उपभोग की गई वस्तु की कुल इकाइयों का भाग देने पर औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। मतलब टोटल यूटिलिटी को हम किसी भी वस्तु के कुल इकाइयों का भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, औसत उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी से पहले, डेफिनेशन से पहले आप देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी भी एक व्यवहारिक, व्यक्तिगत या आत्मनिष्ठ आपके पास अवधारणा है। उसी में मार्जिनल यूटिलिटी गणित के दृष्टिकोण से जो सरल अवकलज आता है, जो सिंपल डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सरल प्रथम अवकलज अगर हम किसी भी चल राशि का करते हैं, वो आपके एमए लेवल पे समझाना ज़्यादा उचित होगा, उसको हम मार्जिनल की परिभाषा कहते हैं। या फिर तात्कालिक परिवर्तन का जो दर होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, तात्कालिक परिवर्तन का जो दर होता है उसी को हम सीमांत का अवधारणा कहते हैं। तो सीमांत यूटिलिटी का आप डेफिनेशन लिखिए, सीमांत उपयोगिता का आप डेफिनेशन लिखिए। सीमांत उपयोगिता का अभिप्राय, सीमांत उपयोगिता MU का अभिप्राय उपयोगिता की उस वृद्धि से है जो उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। अब सीमांत उपयोगिता के एनालिसिस के लिए हम दो नियम या दो सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता का हास्य, डिमिनिशिंग मतलब कम होता हुआ, हास्य नियम पहला है, और दूसरा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम और
सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम। ये दो आपके पास में अर्जेंटल यूटिलिटी में जो दो नियम हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता, या इसको हम उपभोक्ता व्यवहार की जब हम संतुलन की बात करेंगे तब भी हम कुछ मान्यताएं लेंगे। तो इसी क्रम में आपके पास कुछ मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं यूटिलिटी एनालिसिस के, उनको पहले आप समझ लीजिए। ये जो मान्यताएं होती हैं, मैंने पहले भी एक क्लास में आपको समझाया है कि किसी भी मॉडल को या किसी भी आर्थिक प्रिंसिपल या नियम या सिद्धांत को सरलता प्रदान करती है, सिंप्लीफाई करती है, उसको समझाने में या उसको समझने में आसानी होती है मान्यताओं से। तो यूटिलिटी एनालिसिस में या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के कुछ मान्यताएं हैं, आप उनको पहले समझ लीजिए क्या क्या मान्यताएं हैं। पहला है समरूप वस्तुओं की मान्यता। समरूप वस्तुओं की मान्यता। समरूप वस्तुओं की मान्यता। पहला है होमोजेनस प्रोडक्ट्स कहते हैं हम इसको। या होमोजेनस गुड्स कहते हैं हम इसको। होमोजेनस गुड्स किसे कहते हैं, या समरूप वस्तुएं हम किसको कहते हैं, कि जो आप उपभोग कर रहे हैं, मैंने कहा जिन वस्तुओं व सेवाओं का आप उपभोग कर रहे हैं, जिससे आपको कुल उपयोगिता, जिससे आप औसत उपयोगिता निकाल सकते हैं या सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं, वो वस्तुएं बिल्कुल एक प्रकार की हैं, एक जैसी हैं। मतलब उनकी जो शेप है, उसकी जो साइज़ है, उसका जो वजन है, जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो भी एक वस्तु आप उपभोग कर रहे हैं, उसकी हर एक इकाइयों के ये जो विशेषताएं ये एक प्रकार रहेंगी। ये इसका फर्स्ट एजम्पशन है यूटिलिटी एनालिसिस का। दूसरा जो है उपभोक्ता का, आप लिखिए उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार। उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार, जिसको हम कहते हैं रैशनैलिटी। विवेकशीलता क्या होती है? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का तात्पर्य कई चीज़ों से है। इकोनॉमिक्स में देखिए आप, रैशनैलिटी, अगर उपभोक्ता विवेकशील है, इससे क्या तात्पर्य है? इससे कुछ इस प्रकार के तात्पर्य है कि मार्केट जो होता है, बाज़ार होते हैं, अनेक प्रकार के बाज़ार होते हैं, अनेक वस्तुएं होती हैं, अनेक उत्पादक होते हैं, विक्रेता होते हैं। इनकी संपूर्ण जानकारी अगर उपभोक्ता को है तो हम उस उपभोक्ता को क्या कहते हैं? रैशनल कहते हैं। और इसके बाद उपभोक्ता हमेशा अगर ज़्यादा उपभोग को कम उपभोग के तुलना में प्राथमिकता देता है तो वो क्या कहलाता है? रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है? विवेकपूर्ण है या विवेकशील है। ठीक है। अब आप थर्ड जो मान्यता है उसको आप लिखिए लिमिटेड इनकम या गिवन इनकम। सीमित आय या दिया हुआ आय। आपको इकोनॉमिक्स में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई है कि साधन क्या होती हैं? सीमित होती हैं। तो आपको क्या अपना विकल्प या चॉइस दिखाना पड़ता है उत्पादन करने के लिए।
वितरण करने के लिए एवं उपभोग या कंजम्पशन करने के लिए। अब उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में भी, यूटिलिटी एनालिसिस में भी हम क्या ले लेते हैं कि उपभोक्ता की जो आय है, आय मतलब जितना वो व्यय करता है, इसमें ये भी है कि आय जितना है उतना ही वो संपूर्ण उपभोग में व्यय कर देता है, मतलब बचत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो क्या हुआ है, दिया हुआ है। दिया हुआ है मतलब एक सर्टेन एक अमाउंट है, एक लिमिटेड अमाउंट है, वो आप अपने उपभोग पर खर्च कर सकते हैं। फोर्थ है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देखिए इसका क्या मतलब है, बाजार में बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ये पूर्ण प्रतियोगिता के जो बाज़ार होती है उसकी एक मान्यता भी होती है कि उसमें जो क्रेता मतलब कंज्यूमर जो खरीदते हैं वस्तु व सेवा, और सेलर्स मतलब जो विक्रेता होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेलर जो होता है, जो विक्रेता होता है, और उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जो उत्पादक होता है उसको ही हम सेलर मान लेते हैं सरलता के लिए। तो बाज़ार में अनेक क्रेता हैं और अनेक विक्रेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक क्रेता या विक्रेता कीमत अथवा उत्पत्ति, जो वस्तु की जो पूर्ति है, उसको इन्फ्लुएंस या उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है, कीमत जो है, और आउटपुट है, मतलब कितनी उत्पत्ति है, उस पर प्रभाव एक क्रेता या एकाध विक्रेता नहीं कर सकता है, क्योंकि उस बाजार में अनेक क्रेता है और अनेक विक्रेता है। फिफ्थ है सेम वांट्स। ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, या जो हम कहते हैं कि किसी उपभोक्ता को उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त हुई है, वो एक समय काल में निश्चित निरंतर समय में ही उपभोग करने की स्थिति में ये विश्लेषण की जाती है। तो दिए हुए समय काल में उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं हैं या जो वांट्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी हम मान लेते हैं। उपभोक्ता अगर किसी वस्तु व सेवा की उपभोग करने के लिए बैठा है या उपभोग कर रहा है, तो जब तक वो उपभोग करता है उस वस्तु व सेवा की, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इस मान्यता के अनुसार। अब जो लास्ट जो आपके पास में मान्यता है वो आप लिखिए, डिमांड एंड सप्लाई आर रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। जो आपकी जो मांग और पूर्ति है किसी भी वस्तु व सेवा की, वो कीमत के परिवर्तन से प्रभावित होती है। आप लिखिए इसको, मूल्य में तनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, मूल्य में तनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग तथा पूर्ति किसकी, वस्तुओं व सेवाओं की मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो ये मान्यता है आपकी
मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की। अब आप देखिए, किसी भी थियरी में, एनालिसिस में या मॉडल में जब हम मान्यताएं ले लेते हैं, कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, तो वो उस एनालिसिस की सीमाएं भी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? लिमिटेशंस। ये आपको जानना ज़रूरी है कि कभी आपके क्वेश्चन में, जो आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आता है, उसमें अगर आपको किसी भी चीज़ की सीमाओं का भी वर्णन करना होता है या लिखने को कहा जाता है, तो आप देखेंगे सबसे पहले कोशिश करिएगा उनके assumptions को समझने की, उनकी मान्यताओं को समझने की। मान्यताएं इस प्रकार होती हैं कभी कभी जो कि व्यवहारिक नहीं होती हैं, ठीक है। जब व्यवहारिक नहीं होती है या वास्तविकता से दूर होता है, तब वही उस थियरी के लिए क्या बन जाती है? एक सीमा बन जाती है या लिमिटेशन बन जाती है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे होमोजेनियस प्रोडक्ट का जो एजम्पशन है, समरूप वस्तुओं का, हो सकता है प्राकृतिक चीज़ों का अगर आप उपभोग कर रहे हैं, प्रति इकाई कीमत उनकी बराबर हो सकती है, लेकिन हो सकता है उनमें कुछ डिफरेंस हो, साइज, शेप, स्मेल में, स्वाद में, तो हम उनको होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं कह सकते हैं। परंतु हमने इसमें एडवांसमेंट ले लिया है, मान्यता ले लिया है कि ये होमोजेनियस प्रोडक्ट्स ही होती हैं इसमें जो आप उपभोग कर रहे हैं। सिमिलरली विवेकशीलता या विवेकपूर्णता की जब हम बात करते हैं, अब आजकल मार्केट इतना बड़ा हो गया है, इतनी विविधता है, चॉइस है, इतनी डिफ्रेंशिएशन है उत्पादकों की प्रोडक्ट्स में, कि किसी भी उपभोक्ता को मार्केट की संपूर्ण नॉलेज प्राप्त करना असंभव सा हो जाता है। लेकिन हमने इसमें इस प्रकार की एजम्पशन ले लिया। हर टाइप के बाज़ार में आप देखेंगे कुछ ऐसे टाइप के बाज़ार भी होती हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता जिनमें नहीं होती हैं, किसी कारणवश उसमें मार्केट में विकृतियां पैदा हो सकती हैं, जैसे एकाधिकारी मोनोपोली मार्केट्स भी मतलब अभी भी एग्जिस्ट करती हैं किसी चीज़ों में, या एक से अधिक उत्पादक हो सकते हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं हो सकते हैं मार्केट प्रोडक्ट या किसी भी कारणवश। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स की भी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी अव्यवहारिक हो सकती है कुछ परिस्थितियों में। इस प्रकार से आपको अगर यूटिलिटी एनालिसिस की सीमाएं अगर आपको लिखनी होगी, तो आपको सीमाओं के साथ साथ इन अजम्पशंस को भी क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा या आलोचना करनी पड़ेगी कि इनके कारण व्यवहारिक रूप से या रियलिस्टिक रूप से आपको सीमाएं प्राप्त होती हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और अगर टाइम मिले तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम सम सीमांत उपयोगिता है, उन दोनों नियमों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। थैंक यू।